परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पैसा सरकार का होता था, लेकिन योजनाओं का नाम समाजवादी होता था। लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ बगैर किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, मौलवी नहीं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कुंभ को लेकर आंकड़े सदन में रखे, वहीं विपक्ष पर भी करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन की सुंदरता समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आई। ये लोग बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं। यानी हर कार्य को समाजवादी नाम दे। बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा भी समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है और उसको यहाँ बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे मान्य समझ देखते होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराए। महाकुंभ का आयोजन हम सब के लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। सीएम योगी ने अपने बयान में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चे को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, मौलवी नहीं। बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बने। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी, इसलिए स्कूलों को आधुनिक बना रहे हैं। लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है। 2017 से पहले दंगे और पलायन होते थे, बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन अब यूपी में कानून का राज है। गुंडे बदमाश या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पंचतीर्थ बन गए हैं। प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगह समान रूप से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। विधान परिषद में सीएम योगी ने सनातन को लेकर कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर का भी विरोध किया था, लेकिन जनता ने चुनावों में उन्हें जवाब दे दिया और आईना दिखाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के खिलाफ सीएम योगी के बयान पर यूपी विधानसभा में सियासी तनातनी जारी है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली,
जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? यूपी विधानसभा में दिए सीएम योगी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कृष्ण और कंस की बात कही। उन्होंने कहा, जैसे भगवान कृष्ण से कंस डरा रहता था, वैसा ही आज भी हो रहा है। एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने का। यही स्थिति यहाँ की भी है। माता प्रसाद पांडे के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनका आचरण कंस, रावण और दुर्योधन जैसा है। हम कह सकते हैं, अगर जो इन्होंने कहा है, जो स्क्रिप्ट लिखवा करके माता प्रसाद जी से कहलाया है, आप देखिए इनके आचरण को। इनका आचरण दुर्योधन की तरह है, इनका आचरण कंस की तरह है, इनका आचरण रावण से मेल खाता है। सनातन संस्कृति के बारे में ये नहीं बोले तो ठीक है। ऐसे लोगों को पहली बार उदय नहीं हुआ है। सनातन संस्कृति पर हमले तब हुए थे जब नालंदा तक्षशिला पर हमले हुए थे, वेद पुराणों को जलाया गया था। उस समय हमारे मनीषियों ने कहा था, अपने शिष्यों से इसे याद कर लो, हमारी गुरुदक्षिणा यही है कि आने वाली पीढ़ी को याद करा देना। लेकिन सनातन संस्कृति का झंडा इतने हमलों के बाद भी नहीं झुका है, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से कृष्ण से कंस डरता था, उसी तरह लोग अखिलेश यादव से डरते हैं। डरने वाले लोग, उनके शासन से लोग सब डरते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी की अलग अलग सरकारों के कालखंड में जिस प्रकार से कार सेवकों का नरसंहार हुआ, हिंदू संस्कृति और परंपरा को दबाने का काम किया, तो निश्चित रूप से अब जनता समझती है। सीएम योगी के बयान पर शुरू हुए वार पलटवार की सियासी लड़ाई अब दुर्योधन, कंस और भगवान कृष्ण तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि बयानों में कंस और रावण के बाद अब किसकी एंट्री होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है और इसका असर यह हो रहा है कि विपक्ष की चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि पार्टी को बिहार चुनाव में भी डर सता रहा है कि अगर लेट लतीफी हुई तो बिहार चुनाव में भी दिल्ली जैसा हाल होगा। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बिहार के अंदर वही हशर होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ। बिहार में बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस की जनता भारी, राशिद अल्वी की विपक्ष और कांग्रेस को नसीहत, मेहनत नहीं की तो फिर हार तय। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जोरदार जीत के बाद बीजेपी का काफिला बिहार की तरफ बढ़ चला है। लेकिन विपक्ष की तैयारियां क्या है, ये राशिद अल्वी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें वो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि अगर मेहनत नहीं की तो जो दिल्ली में हुआ वही बिहार में भी होगा। मैं विपक्ष से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा,
अपनी पार्टी से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, देश का होम मिनिस्टर जा रहा है मेहनत करने के लिए। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बिहार के अंदर वही हशर होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की ये चिंता यूं ही नहीं है। चंद घंटों पहले ही उन्होंने बिहार के चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी का ट्रेलर देखा है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव का बिना नाम लिए कटाक्ष किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। तैयारियां सिर्फ बीजेपी की ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए बिहार चुनावों को लेकर एक्टिव हो गया है। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं। पटना के साथ साथ दरभंगा में आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी का जो बिहार को लेकर लगाव है, एक बार फिर से वो दिखा। कई बड़ी सौगातें, हजारों करोड़ रुपए की बिहार को मिली हैं। दूसरी तरफ बिहार की धरती से उन्होंने 16वीं किसान सम्मान निधि को एक क्लिक के जरिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि उनका अकाउंट में भिजवा दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडला सीएम कहा और निसंदेह जनता जो सोचती है, जिस चाहत का इजहार बार बार 2005 के बाद हर चुनाव में जनता ने किया, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को लाडला कह करके दोहराया है। ये गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के पथ पर अग्रसर है। 225 सीटों का लक्ष्य है और जिस तरह के जन सैलाब को आज भागलपुर में लोगों ने देखा है, जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली सरकार बनना बिल्कुल तय है। बिहार में एनडीए की इन चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बिहार में सहयोगी की भूमिका निभाने वाली आरजेडी का खुद का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर सियासी हमलों से काम चला रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी के इस ट्रेलर ने विपक्ष की हवाइयां उड़ा दी है। तो वहीं महाशिवरात्रि पर प्रयागराज से लेकर के काशी, अयोध्या, मथुरा में खास इंतजाम किए गए हैं और संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन भी खास कदम उठा रहा है। तो तमाम परंपराओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। काशी में नागा साधुओं से लेकर के प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के लिए तैयारी पूरी की गई है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का महाशिवरात्रि पर समापन होने जा रहा है। समापन के दिन खास मुहूर्त होने की वजह से
स्नान का खास महत्व है। इस मौके पर बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से भक्तों के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। संभावना जताई जा रही है कि इस दिन भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर स्नान करने पहुंचेंगे। मेला प्रशासन की ओर से सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने और इसके साथ साथ मेला पुलिस ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। रूटों पर डाइवर्जन लागू किया गया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। खास बात यह है कि आज शाम 4 बजे से मेले में नो व्हीकल जोन रहेगा, जबकि शाम 6 बजे से पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में भी नो व्हीकल जोन किया गया है। तमाम घाटों पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अपने नजदीकी घाट पर जाएं और वहीं पर स्नान करें, क्योंकि सभी घाटों पर स्नान करने के लिए बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी तरह के भ्रम में न रहें और ये कहा गया है कि लोग स्नान करते हुए घाट खाली करते जाएं। खास तौर पर लोगों के आवागमन के लिए रेलवे, परिवहन और हवाई मार्ग से जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर भी बेहतर कोऑर्डिनेशन किया गया है। महाकुंभ से काशी आए हुए नागा साधु की साधना महाशिवरात्रि पर संपूर्ण होगी। यहाँ गाजे बाजे के साथ नागा साधु और अखाड़ों के आचार्य और साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। प्रशासन ने नागा साधुओं के दर्शन और शोभा यात्रा के लिए समय तय कर दिया है। साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी द्वार तय किए गए हैं। नागा साधु अखाड़े के आचार्य के लिए समय तय। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक करेंगे दर्शन। गोदालिया से गेट नंबर 4 से करेंगे प्रवेश। बाहरी वाहन वाराणसी की सीमा पर पार्किंग में रुकेंगे। सिटी बस या ई रिक्शा से पहुंचेंगे विश्वनाथ धाम। महाशिवरात्रि पर कल नहीं निकलेगी शिव बारात। 27 फरवरी को निकलेगी शिव बारात। नागा साधु अपने पूरे लव लश्कर के साथ गदौलिया से गेट नंबर 4 तक पहुंचेंगे और वहां से बाबा विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे। इस दौरान 2 घंटे आम श्रद्धालुओं के लिए गंगा द्वार का रास्ता तय किया गया है, जो दशाश्वमेध के रास्ते जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेढ़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी, कई शतकों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। तो उधर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के 1 सप्ताह के भीतर आबकारी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा है और यही वजह है कि दिल्ली में एक बार फिर आबकारी घोटाले पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। आबकारी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की रिपोर्ट। सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का घाटा। दिल्ली में नई सरकार एक्शन मोड में है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। उनके आक्रामक तेवरों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार के गठन के महज 1 हफ्ते के भीतर दूसरा वादा भी पूरा कर लिया गया और उस सीएजी रिपोर्ट को पेश कर दिया गया, जिसमें पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी नीति 2021-22 में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई, जिस वजह से दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान शराब के खुदरा बिक्री पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा हो गया। बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए गए। शराब की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हुआ। अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा बिना इजाजत के बड़े फैसले लिए गए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। जिस पार्टी का जन्म ही कैग रिपोर्ट पे हुआ हो, कैग रिपोर्ट की वजह से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ हो, उस पार्टी ने 10 साल से कैग की रिपोर्ट ही टेबल नहीं करी हो हाउस में। जिसका जन्म ही इसके लिए हो, जिसका जन्म जन लोकपाल के लिए हो, वो कैग की रिपोर्ट रखने से डर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में साफ जिक्र किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त एक्साइज पॉलिसी में निष्पक्षता और पारदर्शिता की भारी कमी रही, जिस वजह से सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।
इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे, मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में, जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पे चर्चा करेगा। बाबा साहब की तस्वीर अपने ओरिजिनल जगह पर, हम आएंगे सदन में वापस, हर चीज पर चर्चा होगी। पर जिस सदन में हम बैठे हैं, जिस सदन के पटल पर कोई भी कागज प्रस्तुत किया जाता है, जिस सदन में कोई भी बात रखी जाती है, वो सदन हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिला है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं, जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे। जाहिर है शराब घोटाले का ये जिन्न एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि इसी घोटाले ने पार्टी के साख को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। इसलिए ये तय है कि आबकारी घोटाले पर यह घमासान अब और जोर पकड़ेगा। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने न्यूज 18 से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पूर्व की आप सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल ने 80 करोड़ रुपए का ऑफिस बनवाया था, उनके शीश महल में लग्जरी की हर चीजें मौजूद थीं, आपको आकर के देखना चाहिए। महल जा पाए, देख के आए। वैसे तो पापी महल है, वहां जाने का मन तो नहीं है, लेकिन देखने की इच्छा है। एक इच्छा इसलिए है क्योंकि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे, जिस पे केजरीवाल जी उस पे बैठे बिना उनको चैन नहीं मिलता था, वो 80 लाख की जकूजी जिसमें वो बैठकर दिल्ली को बेवकूफ़ बना के गर्म पानी की जकूजी में बैठते थे, जो 25 लाख का कलीन जिस पर वो चलते थे, वो 8-8 लाख का पर्दा जो रिमोट से टू टू करके आगे पीछे होता था, वो देखने की इच्छा जरूर है। एक दिन आपको सीएम का कार्यालय आना चाहिए और अपने कैमरामैन के साथ आना चाहिए और आके देखना चाहिए लग्जरी कहाँ ख़त्म होती है, या मैं कहूँगा कि लग्जरी का अंत क्या हो सकता है। वो आके अगर आप सीएम ऑफिस में देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 80 करोड़ रुपए अपने दफ्तर पे लगाया। एक बार 80 करोड़ रुपए दफ्तर पे लगाया, ये नया खुलासा है। सदाम हुसैन का पता नहीं लोगों ने दफ्तर देखा था, जो फोटो हम देखा करते थे, बस उससे मिलता जुलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपना समय दिया, धन्यवाद। तो चलिए न्यूज 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।